बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 17 के आपके सामने थर्ड लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स तक, जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर भी डीफॉर्मेशन को डिस्कस किया था। हमने इलास्टिसिटी की बात की थी और उससे प्रीवियस हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो डिफॉर्मेशन से आगे आज हमारा जो लेक्चर है वो अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। यस, तो किसी सॉलिड मटेरियल में स्ट्रेस से क्या मुराद है और स्ट्रेन किसे कहते हैं, और फिर इनकी टाइप्स पर बात आज की हमारी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। टाइटल नेम आपको लेक्चर का भी दिखा दिया गया है, ये चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, और आर्टिकल आज का हमारा है कि सॉलिड्स में स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिस्कस करें विद देयर टाइप्स। हम इसको आपके सामने डायग्राम के साथ शो करेंगे, इनके पॉइंट्स को बताएंगे। ये छोटे छोटे आपके एमसीक्यूज भी होंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चंस का एक सिलसिला भी हमारा एक्सरसाइज के साथ जो है उसको भी प्रोसीड कर रही है ये चीज़, क्योंकि ये एज इट इज एक्सरसाइज के शॉर्ट्स में भी शामिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफाइन करना है स्ट्रेस को और स्ट्रेन को। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, स्ट्रेस को डिफाइन करें विद इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। आप ऑन यूनिट एरिया कर लें या इससे भी बेस्ट है कि पर यूनिट एरिया कर लें, लेकिन शर्त क्या है कि फोर्स पर यूनिट एरिया जब किसी बॉडी पर, किसी सॉलिड पर अप्लाई हो तो उसके नतीजे में उसकी शेप, वॉल्यूम या लेंथ, इसमें से किसी एक में भी चेंज आए, मतलब यह है कि वो फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स होनी चाहिए। तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सिंपली आप कहेंगे ये स्ट्रेस कहलाती है। और अगर फोर्स तो किसी बॉडी पर लगे लेकिन उसमें कोई डिफॉर्मेशन ना आए तो फिर फोर्स पर यूनिट एरिया को हम सिंपली प्रेशर कहते हैं। सो याद रखिएगा कि हर प्रेशर जो है वो स्ट्रेस नहीं है। हालांकि आप देखते हैं फार्मूला में दोनों के अंदर एक ही चीज है, प्रेशर का भी फार्मूला आपने पढ़ा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सॉलिड में स्ट्रेस क्या चीज है कि वो फोर्स पर यूनिट एरिया जिसके नतीजे में कोई डिफॉर्मेशन आनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक सख्त लकड़ी की कुर्सी पर एक आदमी अगर बैठा है तो उस आदमी का वेट उसके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन अगर कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई उसमें, उस सॉलिड में, तो देन आप उसको स्ट्रेस नहीं कहेंगे। तो स्ट्रेस उस फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं जिसके नतीजे में कोई ना कोई डिफॉर्मेशन पैदा होनी चाहिए, चाहे शेप में, वॉल्यूम में या लेंथ में। ठीक है, इसको सिंपली कहते हैं स्ट्रेस। हम एक अलग से स्लाइड आपके सामने डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में कि स्ट्रेस और प्रेशर में बुनियादी फर्क क्या क्या है। तो फिलहाल हमारा सब्जेक्ट चूंकि स्ट्रेस है, इसको देखिए मैथमेटिकली F ओवर A इसका साइन है स्मॉल सिग्मा। तो SI यूनिट स्ट्रेस का है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये अगर इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस देखें आपकी बुक की हद तक तो हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या ये स्केलर है? एक्चुअली तो ये एक टेंसर है बेसिकली। ठीक है, तो बहरहाल आप इसकी मेजरमेंट की अगर बात करते हैं तो कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया पर, तो यूनिट इसका होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। बिल्कुल प्रेशर की तरह इसका यूनिट्स हैं दोनों। अब एक मिसाल आपके सामने मैं डिस्कस करता हूं। इसकी बात हमने पहले ही बता दी कि अगर लार्ज फोर्स अप्लाई हो स्मॉल एरिया पे तो फिर स्ट्रेस ग्रेटर होगी। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि हमारे पास एक ब्लॉक है किसी सॉलिड का। ठीक है, और आप इस सॉलिड को जानते हैं कि ये एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, लेकिन इस पर आप एक छोटे से पॉइंट के ऊपर फोर्स को लगा रहे हैं। तो जो फोर्स है वो बहुत थोड़े एरिया पे लग रही है। फर्ज करें उस फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन, और ये फोर्स इस स्मॉल एरिया पे लग रही है जिसको मैं ऐसे कलर ये शेड कर रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अपने हाथ के थंब के साथ किसी चीज को प्रेस करें। दूसरी तरफ वैसा ही एक सॉलिड है, लेकिन इसको आप प्रेस कर रहे हैं तो
इसको आप प्रेस कर रहे हैं, लेकिन फोर्स आपकी जो है वो अब थंब से नहीं लग रही बल्कि हमारे हाथ की तली से लग रही है। तो अब फोर्स जो है वो लार्ज एरिया पे लग रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फोर्स की वैल्यू तो अब भी 10 न्यूटन है, लेकिन ये 10 न्यूटन की फोर्स आप अपने हाथ के थंब से नहीं प्रेस कर रहे उसको, बल्कि हाथ की तली रख के उससे प्रेस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि फोर्स तो एक जितनी है, लेकिन जहां कम एरिया पे ज्यादा फोर्स लगेगी वहां स्ट्रेस ज्यादा होगी। तो यकीनन खराबी और डिफॉर्मेशन भी फर्स्ट केस में सेकंड की निस्बत ज्यादा आएगी। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे कि फोर्स अगर कम एरिया पे लगे तो स्ट्रेस ग्रेटर होती है। तो मींस के जितना कम एरिया होगा उतनी स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रेस कांस्टेंट रहे फोर्स के बढ़ाने के बावजूद, तो फिर आपको इस रेशो को कांस्टेंट करना होगा। होपफुली बच्चों यू गेट इट। प्लीज गेट ए स्क्रीनशॉट ताकि हम अब अगली स्लाइड पे इसको मूव कर सकें। यहाँ तक स्ट्रेस की डेफिनेशन है जो आपको बता दी गई है। इसकी टाइप्स के नाम आपके सामने बता दिए जाते हैं जिनको अलग से डिफाइन करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जिसमें पहली है टेंसाइल स्ट्रेस, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और उसके बाद शेयर स्ट्रेस। तो मैं डियर स्टूडेंट्स ये अपनी ड्राइंग को इरेज करने लगा हूं और सबसे पहले टेंसल स्ट्रेस की बात या टेंसाइल स्ट्रेस की बात करने लगे हैं। सिंपल सी बात है, जब किसी बॉडी पर फोर्स पर यूनिट एरिया लगे और उसके नतीजे में उसकी लेंथ चेंज हो, तो बस उस स्ट्रेस को कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस की क्या डेफिनेशन हुई कि व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ ए बॉडी, उसको कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। इसकी आप एग्जांपल कुछ इस तरह देख लें कि हमारे पास ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक वायर है और अभी तक इसकी लेंथ और एरिया दोनों डेफिनेट है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन अगर हम इसी वायर को पकड़ के इस तरह से खींचें दोनों तरफ से, तो आप देखेंगे कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों तरफ है यही इफेक्टिव एरिया है जिस पे फोर्स लग रही है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इस साइड पर भी है, इस तरफ भी एक स्ट्रेस लग रही है और इस तरफ भी फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया पे। जिसके नतीजे में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी जो वायर है उसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी कि इसकी लेंथ जो है वो पहले से बढ़ जाएगी। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसी स्ट्रेस जो यूनिट एरिया यानी ऐसी स्ट्रेस जिसने किसी बॉडी की लेंथ को चेंज कर दिया, अब एक्सटेंशन के बाद लेंथ उतनी नहीं है बल्कि उससे ज्यादा हो गई है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जब किसी बॉडी पर लगे और उसके नतीजे में लेंथ में चेंज आ जाए, ऐसी स्ट्रेस को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ ए बॉडी, जब सिर्फ लेंथ बॉडी की चेंज हो तो फिर उस स्ट्रेस को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। आइए चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होगा कि ऐसी स्ट्रेस जो किसी बॉडी के वॉल्यूम को चेंज कर दे, ठीक है, इसको कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। आप इसकी मिसाल इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे एक बैलून है और उस बैलून के अंदर आप एयर को फिल करते हैं। हालांकि बैलून की एग्जांपल एक परफेक्ट सॉलिड की एग्जांपल के साथ तो नहीं है, लेकिन समझाने की खातिर आप कह सकते हैं कि जब उसमें एयर फिल करते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल्स जाके वॉल से टकराएंगे, उसके नतीजे में एक स्ट्रेस है जो उसके में एग्जिस्ट कर रही है, जिसके नतीजे में उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। यस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में आप वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों की बात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। प्लीज गेट ए स्क्रीनशॉट ताकि हम इसको आगे मूव करें। मैं अपनी ड्राइंग को यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। Dear students, now we are going to next slide. शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस ऐसी स्ट्रेस है जो किसी बॉडी की शेप को चेंज करे, ठीक है। बाय डेफिनेशन आप बात समझ चुके हैं, फार्मूला तो वही है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन आप एक शेप को चेंज करते हैं। तो आप देखते हैं कि एक आपके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को जिसकी शेप बिल्कुल स्फेरिकल आपको नजर आती है, आप अपने हाथ
की हथेली के साथ उसको प्रेस करें तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस पर एक स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं जिसके नतीजे में शेप चेंज हो रही है। तो ये shear स्ट्रेस है। डिफॉर्मेशन लेंथ, वॉल्यूम, शेप तीनों में हो सकती है। तीनों की स्ट्रेस की टाइप्स आपको बता दी गई। आइए अब हम चलते हैं स्ट्रेन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेन किसे कहते हैं? देखें, स्ट्रेस तो आपने लगाई और उसके नतीजे में डिफॉर्मेशन आई, ठीक है? तो डिफॉर्मेशन की मिकदार को स्ट्रेन कहते हैं। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन है स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन का मैंने कलर चेंज किया है। इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना बड़ा जरूरी है कि किसी बॉडी में बिगाड़ की मिकदार कितनी है, ठीक है? When stress is applied on it, यानी जब किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई हो उसके बाद उसमें कितनी बिगाड़ की मिकदार है। आखिर ये बिगाड़ की मिकदार या मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन से मुराद क्या है? हम सिंपल ही कह सकते थे कि टोटल डिफॉर्मेशन, तो क्या तब कुछ और मतलब होना था? हाँ, इसको समझें। ये मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है, इसके साथ ही ये वाली लाइन आपको क्लियर होगी कि इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी की रेशो है। लेकिन सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन कि आखिर मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है। मैं इसको अभी बताता हूं, पहले इसकी टाइप्स के नाम बता दूं। इसी तरह इसके भी 3 नाम है, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और shear स्ट्रेन। सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेन को देखें। इन केस ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन, अगर डिफॉर्मेशन वन डायमेंशनल हो यानी अलोंग द लेंथ हो, तो डेफिनेशन क्या बनती है? डेफिनेशन है बच्चों द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। और यही से बात जुड़ती है मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन की। व्हाट डज इट मीन? ये फ्रैक्शनल का क्या मतलब है? आप जब फर्स्ट ईयर में थे तो मेजरमेंट वाले चैप्टर में आपको फ्रैक्शनल का मतलब बताया गया था कि फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है चेंज पर यूनिट वैल्यू, ठीक है? इसकी मिसाल अब क्या बनती है, मैं आपको मिसाल बताता हूँ। बेटा, फ्रैक्शनल का मतलब होता है कितना चेंज आया है फी यूनिट। तो इसी मिसाल से मैंने आपको कहा मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन आप क्लियर करेंगे। इसको ऐसे समझ लें, मैथमेटिकली ये इक्वल है कितनी चेंज आई है लेंथ में, क्योंकि हम टेंसाइल की बात कर रहे हैं। तो जब आने वाले चेंज को ओरिजिनल वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा चेंज पर यूनिट लेंथ, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है इफ एल इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ सॉलिड और उसमें डेल्टा एल चेंज आया, कब? जब स्ट्रेस अप्लाई की। तो जब चेंज को ओरिजिनल पे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगी फ्रैक्शनल चेंज। इट एक्चुअली डिस्क्राइब, क्या बताती है? चेंज पर यूनिट लेंथ। ले यहां पे मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन आपको बताने लगा हूं वंस अगेन के फॉर एग्जांपल हम बेटा ये कहते हैं कि हमारी वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है? और जब उसको हमने खींचा, स्ट्रेस अप्लाई की, तो उसकी लेंथ होगी 11 सेंटीमीटर। तो 10 से 11 हो गई, तो चेंज कितना आया? आपका जवाब है 1 सेंटीमीटर। तो क्या 1 सेंटीमीटर जो चेंज आया है वो हर सेंटीमीटर में कितना आया है? तो आप कहेंगे टोटल जितने सेंटीमीटर थे उस पर चेंज को डिवाइड कर दो। तो जब 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो इशारिया 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब है हर सेंटीमीटर में इतना चेंज आया। मैं इसको इनोटेट भी करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि फॉर एग्जांपल ये एक वायर थी जिसकी ओरिजिनल लेंथ हमारे पास थी 10 सेंटीमीटर। ये वायर है, इसका ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये मैं पहले वाले सेंटीमीटर को कलर कर रहा हूं, ठीक है? तो जब ये वायर के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की तो स्ट्रेस के नतीजे में ये वायर की लेंथ हो गई, फर्ज करें 11 सेंटीमीटर। तो चेंज तो 1 का आया, लेकिन इस 1 के चेंज को जब टोटल सेंटीमीटर की तादाद पे डिवाइड करेंगे तो हम क्या देखेंगे?
हर सेंटीमीटर में कितना चेंज आया। यस, इसी को कहते हैं मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी हर यूनिट में कितनी तब्दीली आई। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप अपने घर में से मिठाई के डिब्बे में से एक रसगुल्ला जो है वो उठा लेते हैं, तो एक रसगुल्ले का चेंज जो है वो एक डब्बे के लिहाज से कुछ और है, और अगर वही मिकदार आप किसी मिठाई की दुकान से जाके ले लें तो शायद पता भी ना लगे। क्यों? क्योंकि पहला चेंज आपका उस डब्बे की मिकदार के लिहाज से है, तो बाद वाला चेंज एक बड़ी मिकदार में से है। तो चेंज तो एक जितना है, लेकिन पर यूनिट वैल्यू उसकी सेम नहीं है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसको दिखाता हूँ। आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। पहले नंबर पर आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम इस मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, और स्पेशली ये वाली जो लाइन है कि ये डिस्क्राइब क्या करती है, चेंज पर यूनिट लेंथ, यानी हर यूनिट में कितना चेंज आया स्ट्रेस के जेरे असर। अंडर द स्ट्रेस हाउ मच चेंज टेक्स प्लेस पर यूनिट लेंथ। चेक करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक आपके साथ छोटी सी डायग्राम है जिसको शेयर करना है, आइए चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये आपको एक वायर दिखाई गई है 6 सेंटीमीटर लंबी, इसके 6 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6। तो वायर की लेंथ थी 6 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, आपने इस पर स्ट्रेस अप्लाई की तो वायर हो गई लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो 6 से 7 हो गई, तो चेंज कितना आया, डेल्टा एल 1 सेंटीमीटर का। अब मुझे ये बताएं कि चेंज तो 1 सेंटीमीटर का आया है, और फिर स्ट्रेन कितनी होगी। तो आप कहेंगे देखें, स्ट्रेन होगी, चेंज कितना आया 1 सेंटीमीटर। इस 1 सेंटीमीटर को टोटल नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स पे डिवाइड करते हैं, वो कितने थे 6। तो जब 1 को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 0.17। ठीक है, तो ये जो 0.17 है ये आपका बच्चों आंसर है। ये बता रहा है कि हर सेंटीमीटर में, देखें यहां तो यूनिट कैंसिल हो गया, इसका मतलब है हर सेंटीमीटर के अंदर इतना चेंज आया। तो ये क्या बताती है, फी यूनिट लेंथ कितनी लेंथ में तब्दीली आई। इट मींस देयर इज 0.1 सेंटीमीटर चेंज टेक्स प्लेस इन एवरी सेंटीमीटर ऑफ रॉड। ठीक है, अब आप उम्मीद है बात समझ गए होंगे। तो मैं आपके साथ एक मिसाल और शेयर करता हूं कि मेरे पास एक बड़ी वायर होती जिसकी लेंथ 6 की बजाय 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस 10 सेंटीमीटर वाली लेंथ को अगर खींच के 11 सेंटीमीटर कर दें, ठीक है, तो चेंज तो इसमें भी 1 सेंटीमीटर का आया, तो क्या इसका भी चेंज पर यूनिट लेंथ उतना होगा? तो जवाब है नहीं। इसको इसके चेंज को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर और छोटा आएगा। तो बिगाड़ की मिकदार या मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन का मतलब है कितना चेंज पर यूनिट वैल्यू है या कितना चेंज पर एक्चुअल वैल्यू है। उम्मीद है ये बात आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो मैं इसको अब इरेज करने लगा हूं अपनी ड्राइंग्स को, और आपके सामने ये मिसाल वंस अगेन दिखाई गई। डियर स्टूडेंट्स, ये स्लाइड आपको दिखाने का मकसद एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाना था। आप इसको कर चुके होंगे। मैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ जा रहा हूं। नेक्स्ट टाइप का नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो सिंपल सी बात है, जब स्ट्रेस किसी बॉडी के किसी सॉलिड के वॉल्यूम को चेंज करे तो क्या तरीका होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का क्या मतलब होगा, कितना वॉल्यूम में चेंज आया है उसको ओरिजिनल वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें। तो बच्चों फ्रैक्शनल कोई भी हो, फ्रैक्शनल का मतलब है चेंज ओवर ओरिजिनल। जैसे फ्रैक्शनल लेंथ में क्या देखा, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का क्या मतलब है, कितना वॉल्यूम में चेंज आया उसको ओरिजिनल वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा उसी तरह। तो ये इक्वल है डेल्टा वी ओवर वी, ये वी कैपिटल है, ख्याल करना है। ये क्या बताएगी, अब आप समझ गए होंगे, ये बताएगी कितना वॉल्यूम में चेंज आया है, किसके, पर यूनिट वॉल्यूम के। तो टोटल चेंज को टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे
तो हर यूनिट वॉल्यूम में कितना चेंज आया, यानी हर यूनिट वॉल्यूम के हिस्से में कितना चेंज आया। लें जी, इसको भी मिसाल से बताता हूँ। मिसाल है कि एक सफियर है आपके पास जिसका वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आपने उस पर स्ट्रेस अप्लाई की, उसको खींचा, उस पर यूनिट एरिया पे फोर्स लगाई, उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। जैसे आप एक किसी चीज को आप ये मिसाल ले लें कि जैसे आपके हाथ पर गिलू लगी हुई है और आप उसको एक बैलून या किसी सफियर की सरफेस पे टच करके अपने हाथों को खोलते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लगाई गई स्ट्रेस से वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। यस, तो वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब से 12 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाई, बताएं कितना चेंज आया वॉल्यूम में। तो 10 से 12 कितना चेंज आया, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूमेट्रिक, तो आप लिखेंगे आने वाले चेंज को टोटल यानी एक्चुअल वैल्यू पे डिवाइड करेंगे। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो जवाब आया 0.2। इसका मतलब है इट मींस देयर इज 0.2 सेंटीमीटर क्यूब चेंज इन एवरी सेंटीमीटर क्यूब, यानी हर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इशारिया 2 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा हुआ है। तो ये क्या बताती है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है जो भी यूनिट यूज करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक यूनिट होना चाहिए। तो आप भी प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको मजीद प्रोसीड करें। ये दो स्ट्रेन की टाइप्स के बाद अब हम थर्ड टाइप की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि जब किसी बॉडी पर लगने वाली स्ट्रेस जो है वो उसकी शेप या एंगल को चेंज करे, तो कितना एंगल चेंज हुआ, कितना एंगल टर्न किया परपेंडिकुलर लाइन ने फिक्स्ड फेस के साथ, ये उसका शेयर स्ट्रेन कहलाती है। मैं इसको एक्चुअली आपको समझाऊंगा डायग्राम के साथ, तो आपने डायग्राम को देखना है फिर ही आप इसको समझ सकेंगे। मैथमेटिकली इसका साइन है बच्चों, ये साइन आपको दिखाया गया है, गैमा का साइन है। साइन तो एक इंटरनेशनली तो साइन जो है वो फिक्स होते हैं, लेकिन हमारी बुक में गैमा के कई जगह पे मुख्तलिफ तरह के साइंस में यूज हुआ है। इससे आपने परेशान नहीं होना, आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इसके साइन को समझ लेना है। ये tan थीटा के बराबर होती है, ये सारी बात आपको जो है वो अब डायग्राम में नजर आने वाली है। आप ये समझ लें कि आपके पास एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, और इस सॉलिड क्यूब को के जो नीचे वाला हिस्सा है इसको आपने फिक्स कर दिया है टेबल के साथ। मींस के मैं इसको ऐसे शेड करता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक क्यूब को लाएं, उसके नीचे वाली सतह को कोई गम या गिलू लगा दें और उसको उस टेबल के साथ चिपका दें। अब इसका मतलब है ये नीचे वाली साइड से बिल्कुल हिल नहीं सकता, ये यहाँ पर फिक्स हो गया। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसका नाम है डीफॉर्मिंग फोर्स। यहाँ पे नजर आ रही है, यानी हम इस सॉलिड को प्रेस कर रहे हैं इधर को, तो ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं इसका नाम है डीफॉर्मिंग फोर्स, और ये फोर्स इसकी शेप को चेंज कर रही है। आप देख रहे हैं कि डीफॉर्मिंग फोर्स जो बिगाड़ पैदा करती है वो इसके ऊपर लग रही है, और यहाँ पे बिगाड़ जो है वो शेप में आपको नजर आ रहा है। तो डीफॉर्मिंग फोर्स के मुखालिफ एक फोर्स लगती है जिसका नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो आप ये एक्सपेरिमेंट बड़ा आसानी से अपने घर पे भी कर सकते हैं। किसी भी बॉडी को, किसी प्लास्टिक के बॉडी को ले लें, उसको इस तरह से गम के साथ चिपका के एक तरफ से उस पर फोर्स लगाएं, तो आप देखेंगे कि एक फोर्स हम लगा रहे हैं वो लग रही है पर यूनिट एरिया, और एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो बॉडी लगा रहा है अपनी शक्ल को वापस लेने के लिए। लेकिन हुआ क्या, जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो इस क्यूब की शक्ल कुछ ऐसे बन गई जैसे डॉटेड लाइंस में ये क्यूब नीचे से तो फिक्स है लेकिन ऊपर से इसकी तमाम साइड्स, जैसे ये परपेंडिकुलर साइड है ये डॉटेड फॉर्म में आ गई,
ये परपेंडिकुलर साइड थी, ये भी डॉटेड फॉर्म में आ गई। तो ऊपर से सारे का सारा क्यूब अपनी जगह से जैसे सिरक गया हो, तमाम जो परपेंडिकुलर साइड्स थी चारों की चारों वो आगे चली गईं, और उन्होंने कितना एंगल चेंज किया, इस एंगल को कहते हैं डिफॉर्मिंग एंगल, ठीक है। और ये डेफिनेशन क्या बता रही है, इट इज एंगल टर्न्ड बाय, यस ये वो एंगल है जो टिल्ट करती है, टर्न करती है, कौन, परपेंडिकुलर लाइन, किसके साथ, फिक्स्ड फेस के साथ। तो ये परपेंडिकुलर लाइन की ओरिजिनल फेस थे, और ये आगे उसकी पोजीशन में चेंज आ गया। तो देखें परपेंडिकुलर लाइन अपनी ओरिजिनल फेस के साथ कितना एंगल चेंज करती है, इस एंगल को बेटा कहते हैं डिफॉर्मिंग एंगल, ठीक है। और यही स्ट्रेन कहलाती है, दिस इज एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन, या यू कैन से इट इज डिफॉर्मिंग एंगल। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम इस शेयर स्ट्रेन को डिस्कस जरूर करेंगे। ये डायग्राम दोबारा भी आएगी, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगी, लेकिन आज भी हम इसको मुकम्मल कर रहे हैं। जरा गौर से देखें, ये आपके पास हर परपेंडिकुलर साइड जो है वो तकरीबन एक जितना एंगल शिफ्ट किया है आइडियली, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि हर परपेंडिकुलर साइड ने थीटा एंगल चेंज किया है। अगर ये एंगल 2 डिग्री था तो ये भी 2 डिग्री, और तमाम साइड्स पर ये एंगल 2 डिग्री है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इस एंगल को हम मेजर करना चाहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, मैं इसको ट्राइंगल में बताता हूँ। ये पॉइंट है O, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ P, और इस पॉइंट को नाम देता हूँ Q या R। Q नहीं देता ताकि थीटा से आपको मुमासलत ना लगे। तो हर तरफ आप एक इस तरह की ट्राइंगल, हर साइड टिल्ट होने के बाद एक ट्राइंगल बना रही है, जैसे इधर भी बन रही है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो आप क्या देखेंगे कि O से P तक ओरिजिनल लेंथ थी जिसका नाम दिखाया गया स्मॉल a, और ये P से R तक ये क्या है, ये चेंज इन लेंथ है, ठीक है। तो आपको ट्राइंगल में नजर आ रहा है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और एंगल जिस पे बनता है वो कहलाती है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशो हमें शियर स्ट्रेन बता रही है, जिसको tan थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि tan थीटा डियर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और बेस की रेशो है, ठीक है। ये a स्मॉल है, तो ये चेंज इन लेंथ ओवर और चेंज इन जो आपकी शेप है कि कितना लेंथ उसने चेंज किया शेप के अकॉर्डिंग। तो ये इस चेंज को जब इस एक्चुअल पे डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेन की डेफिनेशन आ गई ना, चेंज ओवर ओरिजिनल। तो फिर एक बात मैथमेटिकली आप जानते हैं, और ये चैप्टर नंबर 77 में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, कि जब एंगल बहुत स्मॉल हो तो फिर tan थीटा ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल होता है। बल्कि आपको ये बात बताई थी कि स्मॉल एंगल पर sin थीटा और tan थीटा और सिंपल लीनियर एंगल यानी कि थीटा, ये तीनों इक्वल होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन दिस इज फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है। और ये एंगल रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। सो मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन के परपेंडिकुलर साइड कितना एंगल चेंज करती है। तो आपने इस एंगल को मेजर करना हो तो आप इसको tan थीटा से मेजर कर सकते हैं। tan थीटा आपको मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन बताएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन को आपके सामने बताया गया था। प्लीज गेट द लास्ट स्क्रीनशॉट, वी आर गोइंग टू एंड द मीटिंग। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।